यार दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ आप सबके समकक्ष एक बार फिर उपस्थित हूं। और आज का वीडियो, जैसा कि हमारा एक पेपर की सीरीज चल रही है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसमें हम कई जो टॉपिक हैं वो कर चुके हैं। आज का टॉपिक है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिक भिन्नता या व्यक्तिक विभिन्नता की जो बात है उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये सभी यूनिवर्सिटियों के पेपर में, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का पेपर है उसमें ये टॉपिक है। तो प्रारंभ करते हैं। व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ क्या है? कहते हैं कि परमात्मा बड़ा सृजनात्मक है। उसने आज तक एक जैसे दो लोग नहीं बनाए। हर जो व्यक्ति है वो अपने आप में यूनिक है, बिल्कुल अलग तरह का है। और वही ये उपविषय है, क्योंकि जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो हमारा उद्देश्य होता है कि हम बालक के व्यक्तित्व में उसके हिसाब से हम परिवर्तन लेकर आए। प्रत्येक प्राणी अपने जन्म से ही विशेष शक्तियों को लेकर जन्म लेता है। ये विशेषताएं उसको माँ एवं पाता पिता के पूर्वजों से हस्तांतरित की गई होती हैं। इसी के साथ पर्यावरण भी छात्र के विकास पर प्रभाव डालता है। दो चीजें हैं, हमने पहले भी पढ़ा, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अतः स्पष्ट है कि छात्र एक दूसरे से भिन्न होते हैं। आपकी कक्षा में 20 छात्र हैं, 25 छात्र हैं, 30 हैं, 40 हैं। वो 40 अलग अलग तरह के विचार, व्यक्तित्व, उनकी रुचि, उनकी अभिरुचि, उनकी योग्यता, उनकी जो भी व्यक्तित्व के पहलू हैं वो अलग अलग होंगे। एक कक्षा या एक समूह के विद्यार्थियों में विभिन्न प्रकार की भिन्नताएं होना असाधारण बात नहीं है। ये भिन्नताएं विद्यार्थियों में विभिन्न विशेषताओं के रूप में मिलती है। अब बात करते हैं व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ क्या है। जब दो बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं तो इसे व्यक्तिक भिन्नता कहा जाता है। कि बालक उम्र में एक जैसे हैं, कक्षा एक में पढ़ रहे हैं, परंतु उनका जो व्यवहार होता है वो अलग अलग होता है। इसको हम क्या कहते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। व्यक्तिक भिन्नता से अभिप्राय है कि प्रत्येक व्यक्ति में जैविक, मानसिक, सांस्कृतिक, स्वेगात्मक अंतर पाया जाना। इन आधारों पर जो अंतर होता है उसको हम विशेष तौर पर व्यक्तिक भिन्नता के अंतर्गत लेते हैं। इसी अंतर के कारण एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न माना जाता है। अतः कोई दो व्यक्ति समान नहीं होते। यहां तक कि जुड़वा बच्चों में भी असमानताएं पाई जाती हैं। एक ही माता पिता से एक साथ दो बच्चे जन्म लेते हैं, उनमें भी असमानता देखने को मिलती है। इस दृष्टि से व्यक्तिगत भिन्नता प्रकृति द्वारा प्रदत्त स्वाभाविक गुण है। प्रकृति, जैसे मैंने भगवान का नाम लिया, क्रिएटर का नाम लिया कि वो इतना सृजनात्मक है, उसने आज तक एक जैसे दो लोग नहीं बनाए। आगे बढ़ते हैं, कुछ डेफिनेशंस पढ़ते हैं। स्किनर एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए। उन्होंने इसको परिभाषित करते हुए कहा है कि व्यक्तिगत भिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। अब इन्होंने कहा है कि विभिन्नता को नापा जा सकता है कि ये बालक दूसरे बालक से किस आधार पर अलग है, ये बालिका दूसरी बालिका से किस आधार पर अलग है। स्किनर ने इस पहलू को लिया। दूसरी डेफिनेशन है टाइलर के अनुसार, शरीर के आकार और स्वरूप, शारीरिक गति संबंधी क्षमताओं, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचियों, अभिवृत्तियों और व्यक्तित्व के लक्षणों में माप की जा सकने वाली विभिन्नताओं की उपस्थिति सिद्ध की जा चुकी है। टॉयलर कहते हैं कि शरीर का आकार, वो लंबा है, उसका कद छोटा है, वो पतला है, वो मोटा है। शारीरिक गति, वो धीमे चलता है, वो बहुत तेज है। उसेन बोल्ट को देखिए आप, 7 सेकंड में 100 मीटर भाग जाता है। आम आदमी नहीं भाग सकता। बुद्धि, उसकी बुद्धि का स्तर ऐसा है, वो बड़ा बुद्धिमान है, एक थोड़ा कमजोर बुद्धि का है। उपलब्धि, उसका अचीवमेंट लेवल बहुत अच्छा है, इसका अचीवमेंट लेवल अच्छा नहीं है। उसको ज्ञान बहुत है। उसकी रुचियां, एक व्यक्ति की रुचियां ढेर सारी हो सकती है। वो चित्रकारी भी करता है, वो नृत्य भी करता है, वो गाता भी है, वो पढ़ाई भी अच्छी करता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। एक में कम हो सकती हैं। अभिवृत्तियों की बात इसी तरह से आती है। तो जिनको माप की, जब मापा जा सके और इन विभिन्न क्षेत्र जो बताए हैं उसको उन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंसेस का नाम दिया है। अगला है जेम्स जेम्स ड्राइवर ने व्यक्तिक भिन्नता को परिभाषित करते हुए लिखा है
औसत से समूह मानसिक शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में समूह के सदस्य के रूप में भिन्नता अथवा अंतर को व्यक्तिक भेद की संज्ञा दी है। एक पूरा ग्रुप है, एक समूह है, उसमें एवरेज निकाल लीजिए, उस एवरेज से जो ऊपर की तरफ जाएगा और जो नीचे की तरफ जाएगा वो सामान्य रूप से अलग है। विभिन्नता है, किसी न किसी स्तर पर हो सकती है, और उस तरह हमने एरिया जो हमने देखे कि वो शारीरिक हो सकती है, बौद्धिक हो सकती है, अचीवमेंट का हो सकता है, नॉलेज का हो सकता है, इंटरेस्ट का हो सकता है, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं। तो स्पष्ट है कि दूसरे से अलग होना, और अलग ऐसा होना जिसका मापन किया जा सके। आगे बढ़ते हैं, सार अर्थ में हम क्या कहेंगे? द डिफरेंसेस अमंग इंडिविजुअल्स that distinguish or separate them from one another and make one as an unique individual in oneself may be termed as individual differences। क्या कहने का प्रयास किया गया है? व्यक्तियों में पाई जाने वाली उन सभी भिन्नताओं तथा भेदों को जो उन्हें एक दूसरे से अलग करते हुए एक व्यक्ति को अपने आप में एक अनुपम व्यक्ति बनाती है, जिसको मैंने कहा यूनिक है हर व्यक्ति, उन्हें व्यक्तिक भिन्नताओं या भेदों का नाम दिया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, प्रकार कितने हैं? दो मुख्य क्षेत्रों में इसको बांटा गया है। पहला है भौतिक या शारीरिक भेद, जिनको कहते हैं फिजिकल और फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस, और दूसरा है मनोवैज्ञानिक भेद, जिनको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस। अब इन दो श्रेणियों के अंतर्गत कौन कौन से विभिन्नताएं देखने को मिलती है उस पर हम विचार करेंगे। पहला है शारीरिक भेद, शरीर के आधार पर क्या क्या हो सकता है? एक व्यक्ति रंग में गोरा है, काला है, रूप में सुंदर है और थोड़ा सा सुंदर नहीं है, जिसको मैं कुरूप नहीं कहूंगा, ऊंचाई में लंबा है या ठिगना है या मध्यम दर्जे का है, भार में मोटा है, पतला है या सामान्य बनावट है, बनावट कैसी है, यौन भेद में लड़का है, लड़की है या ट्रांसजेंडर है। इस तरह की जो चीजें हैं, शारीरिक परिपक्वता आदि में अंतर होता है। इस अंतर को साधारण रूप से देख कर भी जाना जा सकता है। आप देखेंगे आपको पता लग जाएगा ये शारीरिक भेद है। इसके बाद आता है मानसिक भेद, बुद्धि के आधार पर। कुछ व्यक्ति बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ बुद्धिमान होते हैं, कुछ सामान्य बुद्धिमान बुद्धि वाले होते हैं, और कुछ मंद बुद्धि या मूर्ख होते हैं। ये श्रेणियां भी बनी होती हैं। अगला है संवेगात्मक भेद, जिसको इमोशनल डिफरेंसेस हम कहते हैं। संवेगात्मक भिन्नता के कारण कुछ व्यक्ति उदार होते हैं, वो आपको तनाव में नहीं दिखेंगे कभी। वो हर परिस्थिति में बड़े एक स्मूथ सा बिहेवियर करते हैं, एक बहुत ही ठहराव वाला बिहेवियर करते हैं। दुख है तो भी, सुख है तो भी, बहुत जटिल परिस्थिति में भी, तनाव वाली स्थिति में भी वो ठीक दिखेंगे। विनम्र तथा कुछ कठोर और कर्कश भाव वाले होते हैं। कुछ सदैव प्रसन्नचित तथा कुछ उदास एवं शांत रहते हैं। ये संवेगात्मक भेद हम देखते हैं। अगला है रुचि संबंधी भेद। सभी व्यक्तियों की रुचियां एक जैसी नहीं होती। कुछ पढ़ने लिखने में रुचि रखते हैं, तो कुछ खेलने में, कुछ संगीत में रुचि रखते हैं, तो कुछ घूमने फिरने में आनंद आता है। आप देख सकते हैं कि आपने अब तक जिन बच्चों के साथ पढ़ा, आपके जो सहपाठी रहे, उनमें अलग अलग तरह के लोग थे। इस रुचि संबंधी भेद के कारण उनके स्वभाव एवं व्यक्तित्व में भी अंतर आ जाता है। अगला है वैचारिक भेद। इसमें मैंने लिखा है मुंडे मुंडे मतर भिन्ना। मुंडे मतलब जितने सिर हैं उतनी तरह की मति है, उतनी तरह के हमारी बुद्धि है। अर्थात जितने व्यक्ति उतने विचार। यह उक्ति बहुत पुरानी है, हमारे जो वेद हैं उनके अंदर ये दिया गया है। किसी भी मुद्दे जैसे शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, नैतिक आदि पर व्यक्तियों के विचारों में भिन्नता होती है। जैसे वर्तमान में हम देख रहे हैं कि आर्थिक पहलू ज्यादा मजबूत हो रहा है, जिसमें नैतिक, धार्मिक और राजनीतिक इनका कोई मायने नहीं रहे, शैक्षिक का कोई मायने नहीं रहे। वो व्यक्ति ज्यादा कामयाब माना जाता है जिसके पास ज्यादा संसाधन है, जिसके पास ज्यादा पैसे हैं। प्राचीन काल में ऐसा नहीं था, कुछ लोगों में अब भी ऐसा नहीं है। तो इस तरह के वैचारिक मतभेद जो है वो देखने को मिलते हैं। यह व्यक्तियों के आयु, लिंग, वंशानुक्रम, वातावरण की भिन्नता के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं, सीखने और करने में भेद। कोई व्यक्ति बड़ा जल्दी सीख जाता है, किसी के लिए हमें बार बार रिपीट करवाना पड़ता है, पुनरावृत्ति करवानी पड़ती है। तो इस तरह का भेद भी देखने को मिलता है। कोई व्यक्ति किसी को करते हुए देखकर सीख जाता है, कोई व्यक्ति एक बार बताने से सीख जाएगा, कोई व्यक्ति 10 बार बताने से भी नहीं सीखेगा। इस तरह का भेद। गत्यात्मक योग्यताओं में अंतर होता है। गत्यात्मक जो, जिनको हम मोबिलिटी से संबंधित जो एबिलिटीज कहते हैं। कोई आदमी, जैसे मैंने भी उसेन बोल्ट का नाम लिया, उसेन बोल्ट 7 सेकंड में 100 मीटर भाग लेता है। कितनी एनर्जी पैदा होती होगी।
तो ये इस तरह की जो योग्यता है उनमें अंतर देखने को मिलता है। अगला है चारित्रिक एवं अन्य विशिष्ट योग्यताओं में भेद। पारिवारिक संस्कार, शिक्षा, संगीत एवं मानसिक विकास के माध्यम से व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होता है। ये कुछ चीजें हैं। पहला, फैमिली हमें किस तरह का जो वैल्यूज हैं वो दे रही हैं, एजुकेशन कैसी रही, म्यूजिक कैसा है, मानसिक विकास के माध्यम से व्यक्ति के चरित्र में ये चीजें उतर जाती हैं। चूंकि व्यक्ति के इन आधारों में अंतर होता है, अतः इनके चरित्र में भी भेद होता है। जैसे जैसे चीज जैसे जैसे मिली है, जिस पौधे को जैसी खाद मिली, जैसी जैसा पानी मिला, वो वैसा ही होगा, उसके फल भी वैसे ही हो। अगला है व्यक्तित्व भेद। विभिन्न लक्षणों के आधार पर व्यक्तित्व के भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं। इनमें प्रमुख है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, सामान्य, असाधारण व्यक्तित्व। अंतर्मुखी जो किसी से बात नहीं करेगा, अंदर अंदर अपने तक सीमित रहेगा। बहिर्मुखी जो हर अनजान व्यक्ति से बात कर उसको अपना बना लेगा। सामान्य ज्यादातर लोग इसमें आते हैं। और असाधारण व्यक्तित्व जैसे कुछ लोग हुए जिनमें मैं एपीजे अब्दुल कलाम, सरदार भगत सिंह या ऐसे महान लोगों को, महात्मा गांधी, ऐसे लोगों को मैं लूंगा जो असाधारण व्यक्तित्व होते हैं। अतः व्यक्तित्व की भिन्नता के कारण व्यक्तिगत भेद होता है। हम प्राय व्यक्ति की योग्यताओं से नहीं बल्कि उसके व्यक्तित्व से अधिक प्रभावित होते हैं। अब बात आती है कारण कौन से हैं जिनसे ये भेद होते हैं। पहला कारण है जो हमने पीछे दो वीडियो में पढ़ा। पहला था हेरिडिटी, जिसको हम कहते हैं वंशानुक्रम। माता पिता, दादा दादी, नाना नानी या जो पर पितामह या हैं, उनसे हमें जो गुण मिलते हैं वो पहला आधार होता है जिससे हम बाकी लोगों से अलग होते हैं। एल्फर्ड बी ने यह मत व्यक्त किया कि बालक अपने माता पिता के समान ही होते हैं। जीवाणु द्वारा बालक के पैतृक गुण संक्रमित होते हैं और इन्हीं कारणों से उनमें भिन्नता आती है। दूसरा है वातावरण। हमने अभी पढ़ा, मैंने एक उदाहरण दिया कि जिस तरह का खाद पानी मिलेगा पौधा वैसा ही फल देगा। जैसा वातावरण मिला उस वातावरण के आधार पर बालक जो है, एक ही परिवार में जुड़वा पैदा हुए बच्चों को अगर हम अलग अलग वातावरण में रखें तो हम पाएंगे कि दोनों बच्चों के विकास के बाद जो उनकी आगामी अवस्थाएं होती हैं उनके अंदर हमें पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है और वो विभिन्नता कहीं ना कहीं देखी जाती है। अगला है आयु एवं बुद्धि। बालक में समस्त व्यवहारों की उत्पत्ति उसकी आयु में वृद्धि के परिणाम स्वरूप होती है। छोटा है, पहले वो बैलेंस बनाने लगेगा, पैर हिलाएगा, हाथ हिलाएगा, गर्दन संभालेगा, फिर बैठने लगेगा, फिर घुटनों के बल चलेगा, फिर पैरों पे चलेगा। और बाद में देखिए बड़े होते होते हम कितनी सारी योग्यताएं हमारे अंदर आ जाती है। ये मानसिक क्षमताओं में वृद्धि भी इसी का परिणाम है। ये माना जाता है कि जिन बालकों में परस्पर वृद्धि में अंतर पाया जाता है उसी क्रम में उनमें व्यक्तिगत भिन्नताएं भी दिखाई देती हैं। कईयों का डेवलपमेंट जो है वो स्लो होता है, कईयों का तेज होता है, तो इस तरह से उनमें विभिन्नताएं देखने को मिलती है। अगला है परिपक्वता, मैच्योरिटी। परिपक्वता का संबंध सामान्य रूप से व्यक्तित्व की वर्षायु से होता है। व्यक्तित्व की वर्षायु से मतलब क्या है कि आपकी एज कितनी है। बालक के जन्म के पश्चात स्नेह स्नेह शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता आती है। कुछ बालकों में शारीरिक तथा मानसिक विकास तीव्र गति से होता है, उनमें परिपक्वता शीघ्र आती है। बालक की शिक्षा का परिपक्वता से घनिष्ठ संबंध है। कैसी एजुकेशन बच्चे को मिल रही है उससे वो कैसा मैच्योर हो रहा है। परिपक्वता किसी बालक में देर से और किसी में शीघ्र आती है। मेरा मानना है कि जिन बालकों को हम वास्तविक परिस्थितियों से जल्दी रूबरू करवाते हैं उनमें मैच्योरिटी ज्यादा जल्दी आती है। स्पून फीडर जो होते हैं, जिनमें माता पिता या परिवार के अन्य सदस्य बालक के साथ रहेंगे, सदैव उसका सहयोग करेंगे, तो उसमें परिपक्वता कम आएगी। अगला है प्रजाति एवं राष्ट्र, रेस एंड नेशन। ये भी प्रभाव डालते हैं। जातीय और राष्ट्रीय प्रभाव से भी लोगों में व्यक्तिगत भिन्नता आ जाती है। जैसे प्राचीन काल में गोरे जो लोग थे, अंग्रेज जो लोग थे, वो कहते थे कि भारतीय जो हैं वो ब्लैक हैं और ये बौद्धिक क्षमता में अच्छे नहीं है। ऐसा माना जाता था, कहा जाता था, वैसा है नहीं। व्यक्ति जिस जाति, राष्ट्र अथवा वर्ग का सदस्य होता है उसकी विशेषताएं उसमें अवश्य होती हैं। एक जाति अथवा वर्ग तथा देश के लोग दूसरी जाति, वर्ग अथवा देश के लोगों से भिन्न होते हैं। अफ्रीका तथा अमेरिका और यूरोप के विभिन्न राष्ट्रों तथा जातियों के लोगों में शारीरिक, बौद्धिक और भावनात्मक भिन्नताएं स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। ब्राह्मण एवं क्षत्रिय के स्वभाव, संवेग, रुचि आदि में बहुत कुछ ऐसा मौलिक अंतर होता है जिसे प्राकृतिक भिन्नता कहा जा सकता है। आगे आता है शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ प्रभावित करती है। जो फिजिकली फिट है, जिसका हेल्थ सिस्टम अच्छा है, वो ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करेगा, और जो हेल्थ से जूझता रहता है वो समस्या में रहेगा। शारीरिक स्वास्थ्य सभी प्रकार के विकास की आधारशिला है।
जो बालक शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ स्वस्थ होते हैं, उनके समस्त विकास जैसे शारीरिक, मानसिक, वाचिक, भाषिक, सांवेगिक तीव्र गति से होते हैं। इसके विपरीत अस्वस्थ एवं रोगी बालक में ये विकास विलंब से होते हैं, और इस तरह ये व्यक्तिगत भिन्नताएं जन्म लेती हैं। आगे है लैंगिक भेद, जिसको सेक्स डिफरेंसेस हम कहते हैं। बालक बालिकाओं के मध्य जो भेद पाया जाता है उसे लैंगिक भेद की संज्ञा दी जाती है। यह भेद विभिन्न आयु वर्गों में विभिन्न रूप से प्रकट होता है। बाल्यावस्था के पश्चात तो बालक बालिकाएं अपने समजातीय समूहों में ही खेलना पसंद करते हैं। लड़कियां लड़कियों के साथ खेलेंगे, लड़के लड़कों के साथ खेलेंगे। लैंगिक भेद पर संस्कृति, धर्म, परिवार और अनुशासन आदि का भी प्रभाव पड़ता है। वेस्टर्न कंट्रीज में जो जेंडर के इश्यूज हैं वो ज्यादा नहीं है, भारतीय परिदृश्य में है। और मुस्लिम समुदाय में जाइए तो वहां ज्यादा है। तो इस तरह की जो प्रवृत्तियां हैं फिर वो आगे जाकर अलग अलग तरह के विभेद पैदा कर देती हैं। अगला है संस्कृति। व्यक्तिगत भिन्नता पर राष्ट्र की संस्कृति का भी प्रभाव पड़ता है। पाश्चात्य संस्कृति में पलने वाले बालकों का विकास भिन्न प्रकार का होता है, और भारतीय संस्कृति में पलने वाले बालक बालिकाओं का विकास भिन्न प्रकार से होता है। रहन सहन, खान पान, मान मर्यादा तथा भौगोलिक वातावरण भी बालक बालिकाओं के पालन पोषण को प्रभावित करते हैं, जिससे कि व्यक्तिगत भिन्नताओं का जन्म होता है। अब वर्तमान में हमारे पास मीडिया ज्यादा आ गया है, तो हम एक मिक्स कल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, और एक अलग तरह का हाइब्रिड कल्चर हम पैदा कर रहे हैं। अगला है एजुकेशन, शिक्षा। शिक्षा की प्रारंभिक स्थिति भी व्यक्तिगत भिन्नताओं को जन्म देती है। उदाहरण के लिए शिक्षित और अशिक्षित माता पिता की संतानों में पर्याप्त अंतर दिखलाई देता है। बोलने में, उठने में, पहनावे में, संस्कार में, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनमें शिक्षा जो है वो अंतर पैदा कर देती है, और आगे बढ़ते बढ़ते वो क्या होता है, व्यक्तित्व की रुचियां और योग्यताओं में अंतर ला देता है। ये कुछ कारण हैं जो मुख्य तौर पर व्यक्तिगत विभिन्नता को लेकर आते हैं। अगला कारण है फैमिली, परिवार। प्रत्येक बालक अपने परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि प्रत्येक बालक अपने परिवार के नियमों, अनुशासन, मूल्यों का साक्षात प्रतिबिंब होता है। अच्छा काम कर रहा है तो हम पूछते हैं किसके बेटे हो या बेटी हो, और बुरा काम करता है तो ये किसका लड़का या लड़की है। इस तरह की जो बातें हैं वो क्यों, ताकि हम अंदाजा लगा पाए कि ऐसी गतिविधि कर रहा है, कैसे कर रहा है। परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है, जहां बालक के शारीरिक विकास हेतु भोजन की व्यवस्था होती है। माता पिता आवश्यक सामग्री जुटाकर उसके ज्ञानात्मक, संवेगात्मक, मानसिक, भाषा संबंधी और सामाजिक विकास को समुन्नत करते हैं। तो परिवार बहुत बड़ा आधार होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। अगला है मानसिक विकास का प्रभाव। सभी बालकों में मानसिक योग्यताओं का विकास समान रूप से नहीं होता। हमने पढ़ा कि कुछ कुशाग्र बुद्धि के होंगे, कुछ सामान्य होंगे, कुछ पिछड़े। मानसिक योग्यताओं के आधार पर बुद्धि, कल्पना, प्रत्यक्षीकरण, तर्क शक्ति, निर्णय शक्ति, स्मृति और सीखने की क्षमता आती है। इन सब में बुद्धि का सबसे अधिक महत्व होता है। बालक के शारीरिक आयु एवं मानसिक आयु में अंतर होने के फलस्वरूप भी व्यक्तिगत भेद दिखलाई देता है। अगला है संवेगों का प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ इमोशंस। कैसे इमोशंस में रहा, कैसा वातावरण मिला, और कैसे इमोशंस उसने अपना लिए। जैसे वर्तमान में बच्चे एक एक या दो दो हैं तो उनकी सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं, तो बच्चे जो हैं वो लड़ाकू हो रहे हैं, जिद्दी हो रहे हैं। प्राचीन काल में संयुक्त परिवार था, एक साथ रहते थे, एक अलग तरह की परंपरा देखने को मिलती थी। तो विभिन्न तरह के संवेगों के आधार पर भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। अगला है विशिष्ट योग्यताएं, स्पेशल एबिलिटीज। प्रत्येक व्यक्ति में सामान्य के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट योग्यताएं होती हैं, जैसे मानसिक, कलात्मक, व्यक्तित्व संबंधी, गत्यात्मक कौशल से संबंधित। सभी व्यक्ति एक तरह के कार्य नहीं करते, वे अपनी रुचि, रुझान और विशिष्ट योग्यताओं के अनुसार व्यवसाय का चयन करते हैं तो सफल होते हैं। तो ये कुछ आधार हैं। अब हम बात करते हैं कि इन व्यक्तिगत विभिन्नताओं को हम क्लासरूम में कैसे एडजस्ट करें। अध्यापक के रूप में मैंने कहा कि आपके कक्षा में अगर 40 बच्चे हैं तो 40 तरह के व्यक्तित्व बैठे हैं, उनको आप क्या करेंगे। शिक्षा को बाल केंद्रित बनाना है, तो बाल केंद्रित बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। पहला है छात्रों का मनोवैज्ञानिक आधार पर वर्गीकरण करना। बुद्धि के आधार पर हम जैसे सेक्शंस क्रिएट करते हैं, वो पहला कार्य है। किसी भी कक्षा में अध्ययनरत छात्रों की केवल आयु में ही स्पष्ट अंतर नहीं होता, बल्कि मानसिक, भाषा और सामाजिक विकास में पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है। जो तेज बुद्धि का उसको अलग में लेके जाइए, सामान्य बुद्धि वालों को अलग लेके आइए, और जो कमजोर वाला है उसको अलग रखिए, ताकि उनको पढ़ाने के लिए हम एक ठीक तरह का वातावरण दे पाए। ये पहला तरीका है। दूसरा है व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था। ये सबसे अच्छा है, इंडिविजुअल जिसको टीचिंग कहते हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं ने अब सिद्ध कर दिया है कि छात्रों को एक बड़े समूह को एक कमरे में बंद करके उत्तम शिक्षण की व्यवस्था करना संभव नहीं है। क्लासरूम साइज जितना छोटा होगा
नंबर ऑफ स्टूडेंट, वो ज्यादा बेहतर है। इस संबंध में क्रो एंड क्रो ने लिखा है, विद्यालय का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक बालक के हेतु उपयुक्त शिक्षा की व्यवस्था करे, इंडिविजुअल टीचिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। अगला है, कक्षा का सीमित आकार, मतलब प्यूपिल टीचर और प्यूपिल रेशियो है वो कम से कम होना चाहिए, आकार सीमित कर दिया जाए। छोटी कक्षाओं में शिक्षक अपने छात्रों के व्यक्तिगत संपर्क स्थापित कर सकता है, और जब वो व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करेगा तो ही वो उनकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जान पाएगा और उनके लिए कुछ कर पाएगा। रॉस ने इस बारे में लिखा है, प्रत्येक शिक्षक के संरक्षण में केवल उतने ही छात्र होने चाहिए जिन्हें वे व्यक्तिगत रूप से जान सकता हो, चूंकि इसके अभाव में वह बिना सोचे समझे संपूर्ण कक्षा को इस तरह के क्रियाकलापों से प्रेरित कर देता है जिसके विषय में छात्र तैयार नहीं होते। अब आगे है शिक्षण विधियों में परिवर्तन। एक ही विधि से सब पूरी कक्षा को ना पढ़ाया जाए, विभिन्न तरह की गतिविधियां अपनाई जाए, ताकि हम बालक के अधिकतम जो डिफरेंसेस हैं उनको हम क्या कर पाए, एड्रेस कर पाए। शिक्षण विधियों का चयन प्रयोग कक्षा में उपस्थित छात्रों के मानसिक समूह के आधार पर किया जाना चाहिए। प्राय प्रतिभावान छात्रों के लिए उच्च और तार्किक स्तर के शिक्षण की आवश्यकता है, जबकि मानसिक रूप से निर्बल छात्रों के लिए सरल सुबोध शिक्षण अधिक उपयोगी माना जाता है। गृह कार्य की धारणा में परिवर्तन, सबको एक जैसा होमवर्क नहीं दिया जाना चाहिए, अलग अलग तरह का होमवर्क जो है वो दिया जाना चाहिए, और वो भी बालकों के व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर दिया जाना चाहिए, ताकि बच्चे उसको अच्छे तरह से करें और वो उनके लिए परिणाम भी ठीक लेकर आए। अगला है छात्रों की रुचियों का विकास। ये बड़ा जरूरी है, थोपना नहीं है, अंदर से पैदा करना है। विद्यालयों का यह कर्तव्य हो जाता है कि छात्रों की विशिष्ट रुचियों को भी पोषित करें। इस हेतु शिक्षक विद्यालय में इस तरह क्रियाकलापों कार्यक्रमों का चयन कर सकते हैं जिनके अनुसार छात्रों को अपनी रुचियों को विकसित करने में यथेष्ट अवसर प्राप्त हो सके। अगला है शारीरिक विकृतियों विकलांगताओं के अनुरूप शिक्षा। छात्रों का एक बड़ा वर्ग किसी न किसी शारीरिक विकृति अथवा विकलांगता का शिकार होता है, तो हमें उसके लिए प्रयास करने चाहिए। जैसे आजकल इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो इसका एक प्रयास है कि अक्षम जो बालक हैं उनको भी सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाए, ताकि वो मुख्य धारा का हिस्सा हो पाए। अगला है लैंगिक विभेद के अनुकूल शिक्षा। ये भारतीय परिदृश्य में ज्यादा माना जाता है, जिसमें को एजुकेशन सह शिक्षा को कई जगह दोषपूर्ण तरीके से देखा जाता है। तो हमें किसी भी लिंग विशेष के बच्चे को पढ़ाने के लिए एक विशेष तरह की शिक्षा योजना का अपनाना चाहिए। अगला है पाठ्यक्रम का विशिष्टीकरण। ये बड़ा जरूरी है कि हम बच्चे की रुचि, अभिवृत्ति, लिंग या उसके परिवेश के आधार पर उसको एक विशेष तरह का पाठ्यक्रम जो है वो तैयार कर कर पढ़ाने का प्रयास करें, ताकि बालक अपने व्यक्तित्व में और उसके साथ साथ ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ पाए। अगला है छात्रों को निर्देशन एवं परामर्श। ये बहुत जरूरी है कि बालक को हम सही समय पर सही तरह का निर्देशन और परामर्श दें, ताकि बालक जो है वो उसके विकास की गति है वो ठीक रहे, सही दिशा में रहे, भटकाव ना आए, और हम ज्यादा बेहतर परिणाम प्राप्त कर सके। अगला है विद्यालय, समाज और परिवार में सहयोग। शिक्षा जो है वो इन तीनों का मिला जुला एक एफर्ट है, एक प्रयास है। अगर हम बच्चे को विद्यालय भेजकर ये मान लें कि वो तो अच्छा पढ़ लेगा, तो संभव नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए, विद्यालय, समाज और परिवार को सहयोग करना चाहिए। अगला है बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना। बालक की विशिष्ट योग्यताओं के अनुसार उनके हेतु बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए, जिनमें शिल्पकारी, लकड़ी, चमड़े का कार्य, अन्य तकनीकी विषयों की शिक्षा का प्रबंध हो। स्किनर ने कहा है कि शिक्षा के इस महत्व को स्वीकार करते हुए लिखा है कि यदि शिक्षक उस शिक्षा में सुधार करना चाहता है जहां सभी बालक अपनी योग्यताओं के बिना ही ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उसके हेतु व्यक्तिगत विभेदों के स्वरूप का ज्ञान आवश्यक है। तो ये था हमारा टॉपिक, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। फिर मिलते हैं एक नए उपविषय के साथ। सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।